गुजरात का रण, हमारा आज का मुद्दा यही है। बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दे पाएगी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी मिशन गुजरात के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। करीब सवा महीने में पीएम का ये 5वां गुजरात का दौरा है। हम गुजरात की सियासत के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात का एक और रण और फिर सियासत के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी। वही अंदाज, वही तेवर। 22 साल से गुजरात की सत्ता पर काबिज है बीजेपी और एक बार फिर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने की जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सवा महीने में 5वीं बार गुजरात के दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और इस बार का दौरा बेहद खास रहा। पीएम मोदी ने गुजरात के घोघा में 650 करोड़ की लागत वाली घोघा दहेज रो सर्विस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी का 5 साल पुराना सपना पूरा हुआ। इस मौके पर उन्होंने 6 करोड़ गुजरातियों को बधाई दी, साथ ही विरोधियों पर करारा प्रहार किया। 2012 में मैं आया था, इसका शिलान्यास मैंने किया था, लेकिन तब समंदर में कुछ काम करना है तो हम जरा भारत सरकार पर डिपेंडेंट रहते थे और भारत सरकार में ऐसे लोग बैठे थे उस समय जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। वापी से लेकर के कच्छ के मांडवी तक गुजरात के समुद्री तट पर विकास पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमारी सारी इंडस्ट्रीज को पर्यावरण के नाम पर ताले लगाने की धमकियां दी गई। रो फेरी सर्विस की बात करें तो दक्षिण गुजरात के दहेज और सौराष्ट्र के घोघा के बीच सड़क के रास्ते करीब 310 किलोमीटर की दूरी है। रो फेरी सर्विस के जरिए ये दूरी समंदर के रास्ते से घटकर करीब 31 किलोमीटर रह जाएगी। पहले ये दूरी बस से तय करनी होती थी, रात भर का सफर करना होता था। इस प्रोजेक्ट की नींव मोदी ने ही बतौर मुख्यमंत्री जनवरी 2012 में रखी थी। पहले फेज में इसके जरिए लोग घोघा और दहेज के बीच शिप से आना जाना कर सकेंगे, जबकि दूसरे फेज में गाड़ी से आ जा सकेंगे। पीएम ने आरोप लगाया कि रो सर्विस में रोड़ा अटकाने की कोशिश की गई। मैं जब मुख्यमंत्री बना और खोज खबर ली, इस पर चर्चा की, तो कई दशकों से हो गए रहे थे, लेकिन ये योजना पता नहीं किस कोने में पड़ी थी। और जब मैं इसमें जानने लगा, आगे बढ़ने लगा, मेरे आने के बाद मैं चाहता था तुरंत शुरू हो। आप हैरान हो जाएंगे, सरकार ने ऐसी स्ट्रक्चरल गलतियां की थी कि कभी रो फेरी सर्विस हो ही नहीं सकती है। पुराने जमाने में क्या काम किया था इन्होंने? समस्या ये थी कि जिसे फेरी चलानी थी उसी से आग्रह किया जाता था कि तुम भी टर्मिनल बनाओ। अपने गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पिछली कांग्रेस सरकारों पर वार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। तमाम मुल्क में जो आधुनिक भारत है ये कांग्रेस की देन है, और फिर भी कितना बड़ा साहस है इनके अंदर कि फिर भी ये बार बार माइक पे बोलते हैं पिछली सरकार ने रोड़े अटकाए, कुछ नहीं किया। मिशन गुजरात पीएम मोदी के लिए बेहद अहम है। बीते करीब सवा महीने में प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वां गुजरात दौरा है। इससे पहले वो 16 अक्टूबर को गुजरात गौरव यात्रा के समापन मौके पर राज्य के दौरे पर पहुंचे थे। 7 अक्टूबर को वे 2 दिन के गुजरात दौरे पर थे। पीएम 8 अक्टूबर को अपने गांव वडनगर भी गए थे। इससे पहले 17 सितंबर को वे अपने जन्मदिन पर गुजरात में थे। 14 सितंबर को उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन की नींव रखी थी। गुजरात के किले पर कब्जा बरकरार रखने के लिए पीएम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राज्य को विकास के सौगात के साथ विरोधियों पर करारा प्रहार भी कर रहे हैं। घोघा से पूरव पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो सवा महीने में प्रधानमंत्री के गुजरात के 5 दौरे, क्या ये सामान्य है या काफी कुछ ऐसा है जिस पर मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर?
खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव जेटली साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, सबसे पहले चलते हैं आलोक जी के पास। आलोक जी, एक तरफ आप कह रहे हैं विकास पगला गया है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं। 310 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 30 किलोमीटर कर दी। अब और क्या चाहते हैं? आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए पीएम का। बिल्कुल, समुद्र जो है मोदी जी ने ही बनाया था और 2012 में जिस समय कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उसको रोक दिया था, बिना रोके ही इन्होंने उद्घाटन भी कर दिया था। मैं समझता हूं कि बिल्कुल विकास के नाम पर जिस तरह से गुमराह किया जा रहा था और वो गुमराह लोग अब नहीं हो रहे हैं, उसका ही कारण है कि मोदी जी को 1.25 महीने में 5 बार वहां दर दर पर जिस तरह से जाकर वोट मांगने पड़ रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करके आप इलेक्शन डिक्लेयर नहीं करवा रहे हैं ताकि पहले से पहले फूलझड़ियाँ वहाँ पर छोड़ी जा सकें। जिस राज्य में होता है चुनाव, मोदी जी वहाँ जाकर इस तरह की फूलझड़ियाँ छोड़ते हैं। बिहार के अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं राजीव जी, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़, 60,000 करोड़, क्या हुआ उसके बाद? जिस भी राज्य में चुनाव होता है मोदी जी वहां प्रधानमंत्री का दायित्व छोड़कर प्रचार मंत्री बन जाते हैं। सौगात देना बहुत अच्छी बात है। 4 में से हर नेता की जिम्मेदारी, 4 में से 3 जो प्रोजेक्ट इन्होंने एयरपोर्ट के शुरू किए थे वो आज तक शुरू नहीं हुए हैं। आप बताइए ना, एक प्रोजेक्ट 3.5 साल में उन्होंने शुरू किया हो और खत्म कर दिया हो। एक उद्योग 3.5 साल में जिसके अंदर गुजरात के अंदर 500 आदमी काम करते हो, केंद्र सरकार ने लगाया हो। एक एफडीआई से कोई उद्योग गुजरात के अंदर 3.5 साल में। आपके पास मैं राजीव जेटली साहब, विकास पूरी तरह से पागल हो गया। राजीव जेटली साहब, ये जो बात कह रहे हैं आलोक जी, कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं? और ये सवाल तो लगातार पूछा जा रहा है कि क्या ये सामान्य घटना है कि 1.25 महीने में 5 दौरे गुजरात के, चुनाव के वक्त एक के बाद एक ऐलान? देखिए, पहली बात तो है कि डिलीवरी आप देखिए। आज जिस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं वो नींव पहले रखी जा चुकी थी, उसके ऊपर कार्य पहले हो रहे थे। हो सकता है चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी, टैक्स ज़्यादा लगने थे उसके ऊपर, और वो केंद्र की सरकार को जो टैक्स पर्सनल इंडिविजुअल दिया करता था आदमी, वो टैक्स सरकारी तौर पर नहीं दिया जा सकता था। वो हो सकता है उस टैक्स का नाम नटराजन, राहुल, जो भी नाम रखे उसका। उन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने गुजरात की जनता को और साउथ ईस्ट एशिया को सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट दिया, वो अपने आप में दर्शाता है कि एक मुख्यमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके वो रुके हुए प्रोजेक्ट को अगर उन्होंने दिल्ली में आकर भी पूरा किया तो वो अड़चनें बीच में आनी थी उनसे उन अड़चनों से वो निपटे। लेकिन मुद्दा यहाँ पर एक और भी है साथ में। इन्होंने कहा कि पागल हो गया। लेकिन जेटली साहब, दिल्ली में आने के बाद भी 3 साल लग गए। एक सेकंड दीक्षित जी, पागल का भी जवाब दे देता हूं आपको। पागल वो हो जाता है जो अपने धर्म को छोड़ देता है। पागल वो हो जाता है जो 70 साल तक नमाज पढ़ता है, जो भगवान को गाली देता है और कहता है इसका अस्तित्व नहीं है, और फिर मंदिर में खड़ा होकर उसके सामने हाथ जोड़ता है कि मैं यहाँ इलेक्शन के दौर पर मेरी मजबूरी है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ने आ रहा हूँ। ठीक है, हम राम मंदिर पर चर्चा, जेटली साहब, जेटली साहब किसे कहते हैं? उसे कहते हैं पर्चा पकड़ाया जाता है पार्लियामेंट में बोलने के लिए और उस पर्चे को 20 बार विषयांतर नहीं होते। हमारे साथ एनके सिंह साहब जी हैं, उनके पास चलते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस भरत सिंह सोलंकी को, अल्पेश ठाकुर को, जिग्नेश मेवानी को अपनी तरफ ला रही है, ऐसे में बड़ी चुनौती इस बार कांग्रेस जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए बनने वाली है गुजरात चुनाव में। जी हाँ, बनने वाली है और ये ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच माना जाएगा कि इस सत्य को हम नकारें, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज आपने जो फॉर्मुलेशन है, अगर हम कन्वेंशनल एनालिसिस करेंगे कि भाई मोदी जी 1.25 महीने में 5 बार गए हैं तो इसका मतलब बेचैनी है, बहुत बुरी हालत, ये गलत है जी। तासीरन मोदी जी फाइटर हैं। बिहार में उनको इतना जाने की क्या जरूरत थी, जबकि साफ दिखाई दे रहा था कि बिहार में हारने जा रहे हैं। तो वो फाइटर है, लिहाजा वो जाते हैं। और गुजरात चूंकि चैलेंज है वहीं के रहने वाले, लेकिन चुनाव तो हिमाचल में भी है। हाँ नहीं, हिमाचल में है, लेकिन हिमाचल से ज्यादा गुजरात के लिए एक चैलेंज है, या फिर ज्यादा कड़ी चुनौती है। बहुत चुनौती है। मैं इसी पे आ रहा हूँ। ये बात बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए कि रूरल गुजरात में जो मॉडल मोदी जी ने दिया था उसमें एक फ्लॉ बहुत बड़ा था कि रूरल गुजरात में रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है। कॉटन जिन्होंने ग्रो किया, उस समय इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की प्राइसेस बहुत ऊपर हो गई। इंडिया से $10 मिलियन से अचानक कॉटन का जो एक्सपोर्ट था वो $4.2 बिलियन हो गया। तो जो बड़े किसान थे उनको गुजरात मॉडल में काफी लाभ हुआ, लेकिन जो छोटे किसान थे वो बिल्कुल खत्म हो गए, जो चावल गेहूं करते थे। मोदी जी ये समझ नहीं पाए, तो एक फॉल्टी था जिसमें गिनी कोएफिशिएंट पे रिच पुअर डिवाइड बढ़ा था। आज जो आप नाराजगी देख रहे हैं ये सिर्फ पाटीदार की नहीं है, दलित क्यों नाराज? बिल्कुल,
ठाकुर क्यों नाराज है? ये बैकवर्ड उससे आते हैं। ये लोग जो नाराज हैं, इसकी सिर्फ वजह यह थी कि उस मॉडल में कमी थी जो 3 साल में वहां की गवर्नमेंट पूरी कर सकती थी, वो नहीं कर पाई। तो ये नाराजगी है। और राजीव रंजन साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, 1.25 महीने में 5 दौरे, इसका क्या कुछ मतलब है बिहार के संदर्भ में? क्या आपको लगता है कि बिहार को वो विशेष राज्य का जो दर्जा मिलना था वो कहीं प्राथमिकता में पीछे छूट गया और प्राथमिकता में इन दिनों सिर्फ और सिर्फ गुजरात है? क्या सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, बिहार की जनता से उन्होंने जो भी वायदे किए, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार जी ने निरंतर दबाव बनाने का काम किया और उस दिशा में अब परिणाम आने लगे हैं। अभी भी उसमें कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, कई योजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता से वायदे किए, उसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर हम लोगों की अपेक्षाएं हैं कि उस पर केंद्र जल्दी निर्णय ले। लेकिन ये एक सकारात्मक दौर है बिहार में और केंद्र में, दोनों जगह समान। सर, आप विशेष राज्य की बात न करके बाकी सब बात कर रहे हैं। सवाल यहाँ प्राथमिकता का है। संवाद के जरिए बिहार के लिए, क्या आप इस बात को ईमानदारी से कहते हैं कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता में बिहार नहीं है, गुजरात है? राजीव रंजन साहब जी, बिहार के दर्शक सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बनवा नहीं पाए, बहुत अच्छा दौर चल रहा है। देखिए, ये इस देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं जी, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के लिए पूरे देश के नक्शे को सामने रखने के बाद सभी राज्य महत्वपूर्ण होंगे। हम अपने नजरिए से बिहार को ज्यादा है मानते हैं, लेकिन गुजरात में अगर चुनाव हो रहे हैं तो वो जरूर जाएंगे। और एक बात एनके सिंह ने सही कहा, एनके सिंह जी का विश्लेषण बिल्कुल सही है कि वो फाइटर आदमी है। वो दुनिया में भी हिंदुस्तान के लिए घूमते हैं और हिंदुस्तान में सांगठनिक गतिविधियां हो या चुनाव हो या गवर्नेंस से जुड़े सवाल हो, वो टाइम मैनेजमेंट उनका है, वो अपने तरीके से इन तमाम चीजों के राहुल देव जी भी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। इसलिए ये कोई राहुल जी जब सीएम थे तब भी नरेंद्र मोदी जी, अब प्रधानमंत्री हैं तब भी नरेंद्र मोदी। प्रदेश बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि वो उसके जरिए चुनौती दे सके, इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार जा रहे हैं, खुद ही पूरी तरह से चुनावी मिशन में लगे हुए हैं। देखिए, ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता गुजरात में बीजेपी के पास न कभी था, न है और शायद होगा भी नहीं। और ये जो संकट इस समय दिख रहा है, और निश्चित रूप से एक बीजेपी में बेचैनी है गुजरात को लेकर जी, जिसके कारण इतनी सारी यात्राएं वो कर रहे हैं, उसका मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण भी ये है कि पिछले 3-3.5 साल से वो नरेंद्र मोदी वहाँ पर नहीं हैं। गुजरात में जो चमत्कार उन्होंने 3 बार में किया, उसका कारण भी, सबसे बड़ा श्रेय भी नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। और उनकी अनुपस्थिति वहाँ ही इस बार सबसे बड़ी एक समस्या भी बनी है, और वो ऐसी बड़ी अनुपस्थिति है जिसको कोई दूसरा भर नहीं पाया है और उसकी उम्मीद भी नहीं है। अब आप आनंदीबेन पटेल से या विजय रूपाणी से वो उम्मीद करें कि वो गुजरात में नरेंद्र मोदी की पहली भूमिका निभाएंगे, उनके शून्य को भरेंगे, तो ये थोड़ी ज्यादती होगी। ठीक है, लेकिन आलोक शर्मा साहब तो इसलिए, और गुजरात हम जानते हैं कि राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, उनकी नाक का सवाल है वहां पर। जी बिल्कुल, लेकिन आलोक शर्मा साहब एक चीज आपसे समझने की कोशिश करूंगा। एक तरफ तो आप गुजरात के विकास पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में पहुंचने का जो आपका रास्ता है वो तो सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण है। हार्दिक पटेल को अपने खेमे में ले आइए, अल्पेश ठाकुर को अपने खेमे में ले आइए, जिग्नेश को अपने खेमे में ले आइए, विकास आपकी प्राथमिकता में भी कहाँ है साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आप विश्लेषण कर रहे हैं वो बिल्कुल भी जाति आधारित नहीं है। अभी सिंह साहब ने भी जो बात कही कि जिस वजह से पिछले 10-15 वर्षों से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो बढ़ी है, उसका ये नतीजा है कि जो छोटे किसान थे, मार्जिनल किसान थे, वो किसी भी जाति से थे, वो पिछड़ते चले गए, उनकी पर कैपिटा इनकम पिछड़ती चली गई, समाज में वो नीचे होते चले गए। ठाकुर हो या कोई भी हो, सरकार तो 22 साल से आपकी थी, ऐसे लोग क्यों पैदा हुए? सड़कों पर इतने बड़े बड़े आंदोलन क्यों हुए? क्या ये भी कांग्रेस की वजह से? पाटीदार नाराज है, दलित नाराज है, तो उनको अपने आप में मिलाए ताकि उसका देखिए, मैं समझता हूं उनके भी कल वक्तव्य आपने तमाम तीनों लीडर्स के, जो युवा लीडर्स हैं उनके सुने होंगे। उन्होंने कहा बीजेपी को हराना है, हमें हर हाल में बीजेपी को हराना, हम बीजेपी से नाराज हैं। तो इसमें कांग्रेस बीच में कहां से आ गई? बीजेपी को हराना, देखिए मैं समझता हूँ, नहीं बिल्कुल बुलाया है हमने, और बिल्कुल हमारे लिए आदरणीय है, और वो हमारे साथ चुनाव में खड़े हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा, मोदी साहब को बाहर के विदेशों के माल का प्रचार करने में बड़ा मजा आता है।
आज भी जो फेरी है वो सुनने में आ रहा है कि चाइना के गेंजाऊ प्रांत में बनी है। भी हो, लेकिन 310 किलोमीटर की दूरी अगर 30 किलोमीटर बदल जाती है तो फायदा तो गुजरात वालों को होगा ना। आप मुझे बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वो जो फेरी चलाने वाले हैं वो कौन है? वो अहमदाबाद के बहुत बड़े बिल्डर हैं जो मोदी जी के बहुत करीब हैं। अडानी, अंबानी, जय शाह, 5-7 लोगों का आप विकास कर रहे हैं, आप किसी का विकास नहीं कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में आपकी सरकार 4 साल हो गए, आप गुजरात में रहिए ना, गुजरात में इतना विकास किया फिर भी आप गुजरात में नहीं टिक पा रहे हैं। गुजरात आलोक जी आपने अपनी बात कही, एनके सिंह मुझे केवल ये बता दीजिए। आलोक जी माफ कीजिए, बीच में आपको रोक रहा हूं। आलोक जी माफ कीजिए, बीच में आपको रोक रहा हूं। आपकी बात एनके सिंह सर आपसे समझने की कोशिश करूंगा। एनके सिंह सर आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आऊंगा राजीव जी आपके पास भी। एनके सिंह सर, कांग्रेस पार्टी क्या वाकई विकास को मुद्दा बना रही है या सारे समीकरण जाति आधारित है? हालांकि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है राजनीति में। नहीं, दोनों वो होते हैं, अन्योन्याश्रित हैं जी। जब आप विकास की बात करते हैं तो लगता है कि भाई एक सोशल सेगमेंट है जिसका कि विकास नहीं किया है, दूसरे का किया, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ केस दूसरा है। गुजरात में इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी के शासनकाल में मई से मई तक आप 10 साल के शासनकाल में अगर लेंगे, एक चीज आपको नजर आएगी 11 साल में कि जो एवरेज विकास हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो 8.1% रहा है। हाँ। नेशनल एवरेज 3.7 था उस जमाने में जी। तो नेचुरली एक अच्छा विकास हुआ है, लेकिन ये विकास लॉपसाइडेड था। इसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कॉटन का, मूंगफली का, इनका ज्यादा रहा है। लिहाजा ये जो सोशल डिस्पैरिटी आप देख रहे हैं वो आज मैनिफेस्ट हो रही है किसी पटेल में, किसी जिग्नेश में, किसी इस तरह के लोगों में जो कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉलिटिक्स है तो नेचुरली कास्ट रहेगा। जब ये लेंगे कांग्रेस वाले उसको लेंगे, भाई बीजेपी लेती है सुखराम को, बिल्कुल, तो कांग्रेस भी किसी को लेती है। ठीक है, लेकिन ये तो पॉलिटिक्स में चलता है। राजीव जी, जो बात एनके सिंह जी कह रहे हैं वही आरोप तो आप पर भी लगता है। आप गौरव यात्रा की शुरुआत करते हैं गुजरात में तो आप चुनते हैं सरदार पटेल के गांव को ताकि आप पाटीदारों को एड्रेस कर सकें। तो विकास है कहां आपके एजेंडे में भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जब सरकार गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब गुजरात की जनता इन्हें बार बार देती आ रही है। हम तो ढूंढते थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता किसी गली कूचे में मिल जाए, वो देखने को भी नहीं मिलता था। मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं विकास की, विकास कैसे होता है? आपको रिजर्व करना पड़ता है विकास को, उसके लिए फंड रिजर्व करना पड़ता है। अब अगर ग्रामीण विकास की भी बात करें तो मैं आज पढ़ रहा था कहीं पे 2,70,000 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए, तो मुझे लगा ऐसी कोई फिगर मुझे पुरानी भी याद आई कि 2,70,000 करोड़ में कुछ और भी हुआ था। तो याद आया 2G घोटाला भी 2,70,000 करोड़ का हुआ था, जिसमें विकास हो सकता है, जिसमें विकास हो सकता है। विषयांतर नहीं चर्चा को विषयांतर नहीं करते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी प्रधानमंत्री से प्रचार में राजीव जी कहें, राजीव जी कहें, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं, राजीव जी कहें, कह रहा हूं केवल इतनी बात देखिए आप कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात नंबर 1 पर। अरे भाई एक उद्योग बता दीजिए, वो जो नैनो प्लांट लगा था वो भी बंद हुआ पड़ा है, उसमें मात्र चौकीदार बैठे हुए हैं, चलता है वहां जलाल बता दीजिए 3.5 साल में। तो अल्पेश ठाकुर कहते हैं कि 50% ओबीसी वोट उनके पास है, इसके अलावा पाटीदारों का भी 12% वोट है। ऐसे में जिस तरह से भरत सिंह सोलंकी साहब काम कर रहे हैं, लोगों को मिला रहे हैं, हर वर्ग और युवाओं को खासतौर पर कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं, बीजेपी के लिए लगता है इस बार इतनी आसान नहीं है चुनौती। मैं अपने मित्रों, विद्वान मित्रों से एक सवाल पूछना चाहता था, वो आपने उसका जिक्र कर ही दिया है जी। अल्पेश ठाकुर जिस वर्ग की वो 40 से 50% है, कितना है इस पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन उनका तो सारा विरोध का मुद्दा ही, आधार ही यही है कि बीजेपी पटेल पाटीदार समुदाय को मनाने की कोशिश कर रही है और उनको जो वो छूट देना चाहती है उसका वो विरोध कर रहे हैं जी। तो दोनों एक साथ, हार्दिक पटेल जो पाटीदार समाज का बात कर रहे हैं और ये ठाकुर जो ओबीसी को जो उसका विरोध कर रहे हैं, वो एक साथ कैसे काम करेंगे कांग्रेस में? दोनों नेताओं ने, उन्होंने, मेवानी ने भी और इन्होंने मना किया है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। अभी ये किसी को नहीं, अभी ये कोई नहीं जानता कि ये तीनों युवा नेता दरअसल अपने अपने समुदायों में कितनी ताकत रखते हैं, उनका प्रभाव कितना है। ये अभी अपरीक्षित है, इसकी कोई परीक्षा नहीं हुई है जी, केवल उनका एक प्रचार बहुत हुआ है।
तो अभी केवल 3 युवा अपरिचित नए नेताओं के आ जाने से ये मान लेना कि कांग्रेस के साथ ये सारे समुदाय जुड़ जाएंगे, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। लेकिन जेटली साहब, आप इस बात से उनके अपने विरोधाभास जो हैं वो भी देखना पड़ेगा। जबकि आप याद कीजिए कि हार्दिक पटेल रैली करते हैं तो 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुड़ जाती है। बाकी जिन 2 युवा नेताओं की बात की जा रही है, उनके एक संदेश पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ जाते हैं। उनके सपोर्टर्स बहुत हैं, भले अभी परीक्षा नहीं हुई चुनावी मैदान में, राजनीति के मैदान में, लेकिन सपोर्टर्स तो हैं, ये मानना होगा। देखिए, भीड़ के हिसाब से अगर आप आंकलन करेंगे तो फिर भीड़ तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों की, मैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं यहाँ पर तो भावनाओं की बात आ रही थी। जब भी ये चाहे हार्दिक पटेल या दूसरे जो युवा थे उन्होंने जब बात रखी, इतनी सरलता से मत लीजिए, आपको अपने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा इस तरीके के आंदोलनों के चलते। मैं एक बात बताना चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर पे मैंने भी इंटरेक्शन किया, किसानों के साथ भी किया, गुजरात में मेरी बात चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा कि हम भावनाओं में जरूर बहे थे, लेकिन हम राजनीतिक दृष्टि से जब अपना निर्णय लेते हैं तो हमारा निर्णय वही रहता है जो हम बहुत लंबे वक्त से गुजरात में लेते हुए आ रहे हैं। वो हकीकत जानते हैं, गुजरात की जरूरतों को जानते हैं। अभी उद्योग की बात हुई थी, 1 मिनट और मात्र 10 सेकंड दीजिएगा। उद्योग की बात हुई थी, एक बंजर जमीन गुजरात के अंदर जहां पर बहुत सारी राजनीतिक दल इंक्लूडिंग कांग्रेस और सारी राजनीतिक पार्टियां पहुंची थी कि हम यहां प्लांट नहीं लगने देंगे। ये उद्योग को रुकवा रहे थे जहां टाटा का प्लांट लगना था। मारुति जैसी कंपनी जिसने अपना प्लांट गुजरात में जाकर लगाया, जिसको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, वहां के बच्चों को वहां का रोजगार मिला। अब इनको यह पूछिए कि आप टाटा का प्लांट वहां पर रुकवाने किस लिए गए थे, जिस बंजर जमीन में कुछ उगता नहीं था, जहां के किसानों को एक बड़ा मुआवजा मिला। ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा जेटली साहब, एक ब्रेक लेना है, उससे पहले बहुत संक्षेप में ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप ये दावे से कह सकते हैं कि जिस राज्य में 22 साल से आप सत्ता में रहे हैं वो विकास के सभी मानकों में इस देश में नंबर 1 पर है? देखिए, हम कहते हैं नंबर 1 पर तो कभी भी किसी को क्लेम नहीं करना चाहिए। विकास की दिशा हमेशा बढ़ती चली जानी चाहिए, और हम ये कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, गुजरात की जनता जवाब देती है। गुजरात की सियासत में 3 चेहरे हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। गुजरात में बीजेपी को अपना गढ़ बचाना है तो कांग्रेस को खोई जमीन हासिल करनी है। दोनों पार्टियां खूब मेहनत कर रही हैं, लेकिन गुजरात की सियासत में 3 युवा चेहरे हैं जो काफी अहमियत रखते हैं। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, दलित नेता जिग्नेश मेवाणी और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने अपनी सियासी स्थिति साफ कर दी है। ओबीसी एकता मंच के नेता अल्पेश ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ठाकुर 23 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अल्पेश की इस घोषणा से कांग्रेस को उम्मीद है कि उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में ओबीसी बहुल वाली विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी को फायदा होगा। गुजरात में सबसे ताकतवर वोट बैंक है तो वो पाटीदारों का। गुजरात में पाटीदारों की आबादी करीब 20% है। मौजूदा सरकार में इस समुदाय के 40 विधायक, 7 मंत्री हैं। पाटीदार समाज बीजेपी का परंपरागत वोट रहा है, लेकिन समाज आरक्षण की मांग को लेकर फिलहाल नाराज है। पाटीदारों के गुस्से की अगुवाई कर रहे हैं हार्दिक पटेल, लेकिन हार्दिक पटेल को झटका लगा है। हार्दिक पटेल के 2 अहम सहयोगी वरुण पटेल और रेशमा पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हार्दिक पटेल पर दोनों ने कांग्रेस का एजेंट होने का आरोप लगाया है। बदलते समीकरणों के बीच कांग्रेस बार बार हार्दिक पटेल को न्योता भेज रही है कि हार्दिक भाई અને પાસના કન્વીનરો, પાસના સાથીઓ, પાટીદાર સમાજ એ પણ કોંગ્રેસને સમર્થન આપે, આશીર્વાદ આપે, ટેકો આપે। હાર્દિકભાઈને ચૂંટણી લડવી હોય તો ભવિષ્યમાં કોંગ્રેસ એમને સહકાર આપશે। કોંગ્રેસ તરફથી લડવા માટે એમને આમંત્રણ છે। चुनाव के टाइम जो ये अनाउंसमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट है। अच्छी बात है, कांग्रेस ने आमंत्रण दिया। अब स्वाभाविक तौर पे जो भी आंदोलनकारी वो सोचेंगे, समझेंगे, अगर किसी को जाना है जा सकेंगे। बड़ी बात यह है कि मैं संवैधानिक तौर पर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब क्लियर बात है कि मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है और मैं चुनाव भी नहीं लड़ सकता। गुजरात में एक और अहम वोट बैंक है और वो है दलितों का। गुजरात में दलितों की आबादी करीब 8% है। राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के जिग्नेश मेवाणी ताकतवर दलित नेता के तौर पर उभरे हैं। ऊना में दलितों की पिटाई के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई जिग्नेश ने ही की थी। गुजरात में दलितों का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा न होने के बावजूद भी चुनाव में हर एक वोट बेहद कीमती होता है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पाटीदार, ओबीसी और दलित वोटों की मोर्चाबंदी चाहती है, लेकिन क्या पार्टी इसमें सफल हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो 22 साल से सत्ता से दूर है गुजरात में कांग्रेस पार्टी। आलोक जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले यही बात, पिछले 3 विधानसभा चुनाव को हम देखें, वोट प्रतिशत में 10% वोट आपका कम है। सीटों में आप भाजपा के मुकाबले आधी सीटों पर सिमट कर रह जा रहे हैं पिछले 3 विधानसभा चुनाव से। फिर कैसे उम्मीद ये जगती है? आप हारी हुई लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है और हमारे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, पिछली बार भी जबकि मोदी जी स्वयं वहां पर मुख्यमंत्री थे, हम 61 सीट जीते थे, जो एक बड़ा फिगर है। सर 59 से 61 हो गए। हाँ, कोई बात नहीं, तो हम बार बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक अभी जो 3-4 चीज़ें सामने आ रही हैं आज, जिस तरह से फेरी का उद्घाटन और तमाम चीज़ें हो रही हैं, हम पूछना चाहते हैं भाई, टाटा का नैनो प्लांट अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, वो बंद क्यों पड़ा? मेरा सवाल था, कांग्रेस हारी हुई लड़ाई तो नहीं लड़ रही? नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव होता, आपकी संभावना क्या नजर आती है? मैं समझता हूँ कि जो एनके सिंह साहब ने सबसे पहले शुरू में कहा कि बिहार बीजेपी को पता था कि हार रहे हैं, उसके बावजूद मोदी जी वहां पर बार बार गए, तो गुजरात का भी बीजेपी को मुझे लगता है वैसा ही लग रहा है कि मोदी जी पूरी तरह से मान चुके हैं मैं हार रहा हूं, फाइटर हैं वो, तो हार को कहीं जीत में परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अपना चुनाव लड़ेगी, जनता के मुद्दे जनता के बीच में, बिना किसी चेहरे के साथ। बिल्कुल, हमेशा हमारा ऐसा रहा, बिना किसी चेहरे के साथ। देखिए, 4 साल में बीजेपी ने 4 मुख्यमंत्री बदले, क्या फायदा हुआ? पिछले 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, जिसमें और जिस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें कप्तान तय नहीं है। हमारे कप्तान जो है वो पीसीसी प्रेसिडेंट है भरत सोलंकी है, लेकिन बीजेपी ने भी अभी तक जो मुख्यमंत्री वर्तमान है उनके नेतृत्व में लड़ेंगे ऐसा नहीं कहा है। जबकि हमारा जहां पर भी चुनाव होता है, मुख्यमंत्री अगर हो हमारे, तो हम उनके नेतृत्व में, हिमाचल में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अलग कहानी थी आप। नहीं, ऐसा नहीं है, हिमाचल में वीरभद्र जी, शीला दीक्षित चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में पहले ऐलान कर दिया था आपने। देखिए, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सिचुएशन दूसरी थी। उत्तर प्रदेश में हम, जेटली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जेटली साहब, कुछ इसी तरीके की मुश्किलें तो आपके सामने भी हैं साहब। आपका चेहरा कौन होगा ये नहीं पता है। 3 साल में 3 मुख्यमंत्री आपके बदल गए। किसी राजनीतिक पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को टिकट बांटते हुए मैंने पहली बार देखा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हो, अगर वो भाजपा की चुनौतियों की भी तो बात कर लीजिए साहब। जो कांग्रेस से भ्रष्टाचारी सुन लेते हैं, आलोक जी सुन देखिए, मंत्री अब इन्होंने भ्रष्टाचारी तो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, विषयांतर नहीं होता। कैसे करोड़ के अभी भी आप अनुराग जी इस तरह की बहस कराएंगे, मैं उठ चला जाऊंगा। ठीक है, विषयांतर नहीं होता। जेटली जी, विषयांतर नहीं होता। जेटली जी सवाल आपसे ये, जेटली जी सवाल आपसे ये, जेटली जी सवाल आपसे ये कि 3 साल में आलोक जी बैठे हैं, आलोक जी बैठे हैं, देखिए इस तरीके से जाकर आप सवालों से बचने की भी कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये दर्शक आपको देख रहे हैं। देखिए साहब, दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं। ये तो बेहतर कदम नहीं हो सकता। ये बेहतर कदम नहीं हो सकता। ये बेहतर कदम नहीं हो सकता। आलोक जी, ये बेहतर कदम नहीं हो सकता। दर्शक देख रहे हैं आपको, देश देख रहा है आपको। आप अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं एक तरीके से। आप बैठिए, आप सवालों के जवाब दीजिए। आलोक जी, आप सवालों से तो मत भागिए कम से कम। जेटली साहब बैठिए, आप आलोक जी बैठिए, जेटली जी देखिए, ये तो कम से कम लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा की तस्वीर नहीं हो सकती। लेकिन जेटली जी, मैं आपको भी रोकूंगा यहाँ पर। एनके सिंह साहब, क्या हम वाकई परिपक्व राजनीति देख सकते हैं जहां पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों से बचा जाए? आपने अभी तो और क्या इतनी उदारता भी दिख सकती है? आपने अभी तो देखा कितनी परिपक्व राजनीति चल रही थी, कैसा डिस्कशन चल रहा था। यही प्रॉब्लम है पूरे भारत में पॉलिटिकल डिस्कोर्स की और ये होता ये है कि नॉलेज इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट जनरेटेड इन पॉलिटिकल डिस्कशंस। यहाँ पे नॉलेज बिल्कुल नहीं था, कोई भी तथ्य पे बात नहीं कर रहा है, सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। चलिए इनके साहब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी इस बार? उनकी चुनौती बहुत साफ है कि 10% की लीड रही है पिछले 3 इलेक्शन में, जैसा अनुराग ने बताया जी। अब यहाँ पे ये हवा में नहीं, हार्दिक पटेल या ये लड़के जो आए हैं जिग्नेश वगैरह, ये हवा में नहीं आए हैं। इनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी। 5 लाख की भीड़ हवा में नहीं होती है, मीडिया क्रिएशन नहीं है। ये हवा में नहीं, इनका पॉपुलर बेस है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए अपनी एनालिसिस में कि ये हवा में नहीं है, लिहाजा इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। और ये एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं चुनाव में चीजों को बदल सकती है। इसलिए मोदी जी को चुनौतियां बड़ी है इस बार भारतीय जनता पार्टी। राजीव रंजन साहब, राज्यसभा चुनाव में जेडीयू की मदद के कारण ही कांग्रेस पार्टी के अहमद पटेल सत्ता में पहुंचे, राज्यसभा सांसद बने। इस बार आप बीजेपी के साथ खड़े हैं।
क्या आपको लगता है कि गुजरात में आपकी साख पर भी सवाल होगा? 6 महीने में ये कैसा यू टर्न? देखिए, ये किसी तरह का यू टर्न नहीं है। गुजरात में जनता दल यूनाइटेड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पहले चुनाव लड़ते रहे हैं वहाँ 1 सीटों पर जी, लेकिन अभी गुजरात में पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी बनाम अन्य राजनीतिक दल है। मैं एक बात जो कहना चाहता था, जो जातीय समीकरणों को लेकर के चर्चा हो रही है, 90 दशक तक भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के पहले वहाँ खाम एक आधिकारिक समीकरण था, क्षत्रिय, दलित और आदिवासी मुसलमान, ये खाम उनका आधिकारिक समीकरण था। और उसकी विफलता और उसके अंदर जो दरार उभरे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हुआ, उसके बाद अब जो गुजरात की तस्वीर है, जिस अल्पेश ठाकुर को लेकर के हम लोग इस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं, अभी 3 साल पहले जी वो मॉडल पंचायत का चुनाव हारे हैं। भीड़ होती है, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव हो सकता है साहब। रातों रात लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसे सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते किसी को राजीव रंजन, हल्के में नहीं ले आ सकता, कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में जेटली साहब जो सवाल आपसे पूछा गया था वो कहीं हंगामे में खो गया। वो सवाल ये कि 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी है क्या गुजरात में, जिसके कारण अलग अलग लोग सड़कों पर उतर रहे हैं? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर आपको अपने मुख्यमंत्री को बदलना पड़ता है 2 साल के भीतर तो सब कुछ सामान्य नहीं है, ये आप बात मानते हैं? और जो आलोक शर्मा जी कह रहे थे, चेहरा तो आपके पास भी नहीं है कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा अगर आप सत्ता में आते हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब हमारे मुख्यमंत्री हैं तो आप किस चेहरे की बात? तो आप विजय रूपाणी के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। केवल एक बात बोलना चाहता हूं, जिनके मुख्यमंत्री हैं आप उनसे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आपका चेहरा अगला, आप कह रहे हैं अगले चुनाव में भी चेहरा विजय रूपाणी है। हमें चेहरा वो देखना है जिस राजनीतिक पार्टी में अगर चेहरा भेजा भी जाता है तो वो छुप कर जाता है। वो छुप कर इसलिए जाता है कि मुझसे कहीं 4-5 ये प्रश्न ना पूछ ले जाए जो पिछले 1 हफ्ते से पूछे जा रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं होता है, वही जवाब शायद आलोक जी के पास भी नहीं था, इसलिए उनको यहां से उठकर जाना पड़ गया। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, विकास अगर कहा जाता है, हमने कहा कि 2012 में जो शिलान्यास रखा गया था, आज उसकी घोषणा नहीं की गई है, उसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन करने का मतलब हमने डिलीवर किया है, और डिलीवरी बार-बार गुजरात की जनता ने देखी है, और गुजरात की जनता इस बात को जानती है। एक इंपॉर्टेंट बात साथ में जोड़ूंगा, जो मेरी बात उस टाइम दबा दी गई थी। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस करने कहां जाएगा? उस राज्य में जाएगा जहां पर सबसे अच्छी सुविधाएं उसे मिलेंगी। नंबर 1 पर गुजरात चलता है। अगर वो नहीं चल पाता गुजरात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो केवल एक ही वजह रहती, दूसरे प्रदेश उठाकर देख लीजिए, हर बात में हर तरीके के नेताओं को जेब भरने का जो सिलसिला जेटली साहब ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने हिमाचल में रैली की थी और हिमाचल बनाम गुजरात का पूरा तुलनात्मक अध्ययन करके बताया था। कहां अंतर है, कहां गुजरात पीछे है? मैनिफेस्टो बनाती है जेटली साहब, हर मैनिफेस्टो में राहुल गांधी के उस हिमाचल मॉडल को, जिसमें उन्होंने आंकड़े भी रखे थे सामने। दीक्षित जी, राज्य से लेकर राष्ट्र तक अपने मैनिफेस्टो में एक ही बात रखती है, 24 घंटे बिजली देने की। गुजरात में ऐसा कौन सा? जेटली साहब, आप हिमाचल मॉडल को भूल रहे हैं। का व्यक्ति समृद्ध है जहां पर बिजली 24 घंटे मिलती है। ठीक है, जो प्रदेश कांग्रेस राहुल देव सर आपसे समझने की कोशिश करेंगे। केवल नरेंद्र मोदी के 1.25 महीने में 5 दौरे नहीं होते हैं गुजरात के। अमित शाह वहां से यात्रा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को भेजा जाता है गुजरात। एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं और तमाम बड़े नेता गुजरात पहुंच रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुकाबले जहां तारीखों का ऐलान हो चुका है चुनाव की। क्या इसका कुछ अध्ययन होगा तुलनात्मक, खासकर मीडिया में आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि संकट वहां पर है, बीजेपी के लिए आसान नहीं है इस बार। उसी के कारण हमको ये सारी चीजें दिख रही हैं। और संकट क्यों है, ये भी इसका भी कारण हमारे सामने आ गए हैं। नरेंद्र मोदी की बहुत जोरदार उपस्थिति थी, वो अब नहीं है। नई वहां पे ताकतें उभरी हैं, नए वर्गों में असंतोष उभरे हैं, जिनके बारे में इन 3 नेताओं या जिन वर्गों के ये प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें निश्चित रूप से असंतोष है, जो सड़कों पर बड़ी संख्या में सामने आया है जी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अभी स्थिति क्या है। और ये भी हमें, मैं बता दूं, मुझे आश्चर्य है किसी ने जिक्र नहीं किया कि अभी वहां पर जो जिला पंचायतों नगर निगमों के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को काफी बड़ी हार मिली थी और कांग्रेस बहुत उसका अच्छा प्रदर्शन था। तो ये सारे तथ्य हैं जो बता रहे हैं आपको कि बीजेपी के लिए आसान नहीं है इस बार, इसीलिए ये सारी ताकत लग रही है। वहां पे अगर उसका वोट प्रतिशत कम भी होता है तो उसको भी एक टिप्पणी माना जाएगा नरेंद्र मोदी और बीजेपी की अपनी लोकप्रियता। इनके सर ये समझना चाहेंगे, कम वक्त है हमारे पास, कि कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं इस बार?
नहीं, कांग्रेस के पास बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की लीडरशिप कई बार एकदम वैक्यूम में चली जाती, कंसिस्टेंसी नहीं है। राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी नहीं है, आपने देखा। और अब इधर तो कुछ लग भी रहा है, इसके पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। दूसरा, वहां लीडरशिप नहीं है। आपने सेकेंडरी टर्शियरी जो लीडरशिप होती है वो ग्रो ही नहीं होने दी वहां पे। आज अगर आप सोचिए गुजरात में कौन लीडर होगा, तो एक क्रेडिबल लीडर वहां पे नहीं। हालांकि बीजेपी की भी ये प्रॉब्लम है जी, लेकिन कम से कम बीजेपी में नंबर लीडर्स के ज्यादा हैं, इसलिए वो दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे तो एनके सिंह सर, पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी की गुजरात में दिखी सक्रियता, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उम्मीद की किरण दिखाती है? बढ़िया सवाल किया। एक्चुअली ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि कंसिस्टेंसी के साथ राहुल गांधी वो उसी सोशल मीडिया को जिसको मोदी जी इस्तेमाल करके यहां तक एक्सेप्टेबिलिटी अपनी लाए थे, आज राहुल गांधी वो सोशल मीडिया जबरदस्त रूप से छाए हुए हैं और राहुल गांधी के साथ कैडर में एक अजीब उत्साह दिखाई दे रहा है। तो ये चैलेंज बीजेपी के लिए काफी बड़ा है और 10% का गैप है। अगर 5% स्विंग कर जाता है तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन ये जो 5% अगर स्विंग करता है जेटली साहब, तो ये आपके लिए मुश्किल भरा होगा और सवालों भरा होगा, क्योंकि सिर्फ आपकी पार्टी के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री उस राज्य से आते हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी राज्य से आते हैं। पीएम लगातार लगे भी हुए वहां। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको एक राजनीतिक पार्टी ने किसी भी तरीके से सर्वाइव करवाना है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से करवाएं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से करवाएं या किसी और तरीके से उसको कोई और तरीका अपनाएं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह आ रहा है, राहुल गांधी जी कहते हैं विकास पागल हो गया, विकास के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, कंपैरिजन नहीं करना चाहते, चाहे राष्ट्र का करें चाहे राज्य का करें। लेकिन दिक्कत ये जेटली साहब, आप भी ईमानदारी से ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ मुश्किलें बड़ी हैं पार्टी की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी का वहां पर कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर सर्वाइव तीन अलग-अलग धड़े भी उभर कर सामने आ जाते हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ सामान्य है। अब ये देखिए इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जातिगत आधार पर बांटा। आज गुजरात सामने देखने को मिल रहा है आपको। कांग्रेस पार्टी के पास लीडरशिप नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हो तो हम टिकट देने के लिए तैयार है। इतने बुरे हालात जिस राजनीतिक पार्टी के हो कि उनके पास लीडरशिप ना हो, तो 6 महीने पहले की गली कूचों में जाकर जेटली साहब ढूंढ रहे हो कि हमें किसको टिकट देनी है, तो इससे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हैसियत पहले की तस्वीरें भूल रहे हैं। अहमद पटेल को हराने के लिए आपने पूरी कोशिश की थी, सफलता आपके हाथ नहीं लगी थी। नगर निकाय चुनाव के नतीजों का जिक्र यहाँ पर राहुल देव साहब कर रहे थे, वो गुजरात में ही हुए हैं, कहीं और नहीं हुए। 2 झटके लगे आपको 6 महीने में। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि आपके सामने सबूतों के साथ इलेक्टोरल गेन जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत जल्द सामने आने वाला है। और ये गेन और ये चर्चाएं मीडिया में कम से कम गुजरात को लेके पिछले 12 साल से देखने को मिल रही है और 12 साल से नतीजे हैं, 12 साल से बार-बार चीजें हैं और जवाब जो देती है वो गुजरात की जनता। राहुल देव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल देव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहें सर। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि अभी जिस कांग्रेस की बात हो रही है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कांग्रेस गुजरात में जितनी आंतरिक रूप से बंटी हुई है उतनी बहुत कम प्रदेशों में बंटी है उतनी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचतान है और कोई एक, आप क्रेडिबल नेता की बात कर रहे हैं, कोई एक भी जिस पर सहमति हो जाए ऐसा कोई है ही नहीं। बहुत ज़्यादा संकट है उनका, भीतरी संकट। दूसरी बात, क्या कांग्रेस सत्ता में आने का दावा इस आधार पर करेगी कि वो एक अलग अलग पार्टियों और नए उभरे नेताओं का पैचवर्क बना रही है? बिल्कुल। उससे क्या एक स्थिरता की और एक मजबूती की छवि प्रकट होती है? मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। बिल्कुल, ये बुनियादी बात है जिसका जिक्र यहाँ पर श्वेता कर रहे हैं। और इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ पर रोकते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।